Hare Krishna. I welcome all the participants for the Lilavati Acharya Nirman course today. And before we begin, I would like to start our session with prayers. So we'll chant short. I'll chant short pranati so that we seek the blessings of Guru and Gauranga. Om Agyanti Mirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So to begin with, I would first like to welcome the director of BMS, his guest Tulsi Prabhu, and I would just like to speak about a few words about him. Tulsi Prabhu is the director in BMS, as I said, and he's rendering this selfless service. He's also at a very a good post in Tata Motors. He came in touch with the devotees in late 90s, somewhere in 96, 97. And since then, he's practicing and propagating the teachings of His Divine Grace Abhay Chanarvinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada. He has rendered important and life-changing services in college youth preaching, teenage boys' voice, and he's also a part of Marriage Bureau in ESCON and VCC. He's currently a Grihastha counselor, and he's BMS is thriving to be truly a model school in service of Srila Prabhupada and his children. It is his missionary, selfless service that we are able to do so. So I would like to welcome him for today's session. So thank you, Tulsi Prabhu, for being here with us. Now, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जो हमारे आचार्य जी हैं तेजस कुलकर्णी प्रभु को. सो तेजस कुलकर्णी प्रभु, आपको मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण. सो तेजस कुलकर्णी प्रभु के बारे में भी मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा. परंपरा से गुरुकुल में रहकर गुरुजी ने अध्ययन किया है, जिसमें संस्कृत, न्याय शास्त्र, उसके अलावा गणित शास्त्र में उन्होंने विशेष अध्ययन किया है. प्राचीन ग्रंथों में लीलावती गणित, बीज गणित, रेखा गणित, क्षेत्र गणित और भी जो गणित ग्रंथ हैं उनका उन्होंने अध्ययन किया है. इसके अलावा उन्होंने बीए मैथमेटिक्स, बीए संस्कृत से आधुनिक उपाधियां भी प्राप्त की हैं. प्राचीन ग्रंथों की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें गणित की परीक्षाओं में उत्तीर्णता उन्होंने प्राप्त की है. तथा अभी विशेष रूप से लगभग 8 या 10 सालों से कहीं पर भी शास्त्र सभाओं में विशेष रूप से जहां गणित का विषय उपस्थापित किया जाता है उसमें गुरुजी का योगदान, मुख्य योगदान रहा है. वाराणसी में हुई प्रथम अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में जिसमें शास्त्र चिंतन रहा, वहां पर भी गुरुजी के विषय का प्रतिपादन रहा. तिरुपति यूनिवर्सिटी जो NSU, नेशनल संस्कृत संस्था, उसमें भी गुरुजी भारतीय गणित के डिप्लोमा कोर्स को पढ़ा रहे हैं और अन्य संस्थाओं में विशेष एक्सपर्ट के रूप में या फिर विशेष अध्यापक का कार्य वो कर रहे हैं. इसके अलावा BMS से भी वो कई सालों से जुड़े हुए हैं और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति जो हमारी भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, इतने अच्छे ग्रंथ का प्रचार कर रहे हैं, उनको
उनके बारे में मुझे बोलने का मौका मिला। तो ओवर टू यू गुरुजी, यू कैन स्टार्ट द सेशन नाउ, एंड आई रियली वेलकम यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन ऑफ टुडे। धन्यवाद गुरुजी। क्या मेरी आवाज आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे, वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। बहुत सभी का स्वागत जो इस सेशन में आप लोग जुड़ रहे हैं, और कुछ छोटे छात्र भी दिख रहे हैं जो उत्साह रख रहे हैं इस विषय में जानकारी प्राप्त करने का। तो सबसे पहले ये गणित क्या है तथा लीलावती गणित या हमारा भारतीय गणित, इस संबंध में हम आरंभ में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम गणित की व्याप्ति, गणित किस तरह से हमारे यहाँ रहा, उसका इतिहास, इसमें थोड़ा आरंभिक स्तर पर चर्चा करेंगे। फिर गणित की परंपरा को जानेंगे। तत्पश्चात हम इस ग्रंथ में क्या जानना चाहेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं, उस विषय में चर्चा रहेगी। और तत्पश्चात हम कुछ समय ऐसा भी रखेंगे जिसमें आपके प्रश्न तथा उत्तरों का चिंतन हो पाए। तो आपके मन में कोई शंका अगर है तो उसका भी चिंतन हम कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमें इस गणित परंपरा को जानना चाहिए। तो सर्वप्रथम गणित हमारे यहाँ पहले से ही है, ये हमने बहुत बार सुना है। उसका आधार मिलता है शुल्भ सूत्र। शुल्भ सूत्रों में सर्वप्रथम गणित की अपेक्षा लगी जो ग्रंथ दिखते हैं उसमें ये आता है कि जब यज्ञ कुंड इत्यादि बनाने हैं तो उस स्थिति में जो गणित आवश्यक था यज्ञ कुंडों के निर्माण के लिए, तो वहाँ आरंभिक स्तर पर जो पाइथागोरस थ्योरम या इस नाम से जो हम जानते हैं उन विषयों को शुल्भ सूत्रों में आरंभिक स्तर पर बताया गया है। फिर वो परंपरा आगे चलते चलते हमारी बढ़ते बढ़ते फिर आर्यभट्ट है, भास्कराचार्य है, लल्ल है, श्रीधराचार्य है और कई सारे रामानुजन, यहाँ तक वो सारी परंपराएं, श्रीनिवास रामानुजन यहाँ तक, और अभी भी उस परंपरा में लोग पढ़ रहे हैं। तो वाराणसी ये जो ग्राम है यहाँ पर सभी विद्याओं का विशेष अध्ययन रहा, तो इस विद्या का भी अध्ययन वहाँ रहा है। तो क्रम से ये ग्रंथों का अध्यापन वाराणसी मतलब काशी वहाँ पर किया जाता है। और इसी परंपरा में मेरे जो गुरुजी है परम पूजनीय महामहोपाध्याय देवदत्त पाटिल गुरुजी, इन्होंने भी वाराणसी में रहकर 1990 में उन्होंने वहां रहकर इन ग्रंथों का पंक्तिशः मतलब एक एक पंक्ति एक एक पद को जानते हुए अध्ययन किया है। और उसी परंपरा में मैं उनके यहाँ गुरुकुल में रहते हुए इन पंक्तियों को, इन हमारे भारतीय गणित के ग्रंथों को अध्ययन कर उसकी परीक्षाएं भी विशेष आचार्यों के पास दी गई है। तो ये ऐसी यहाँ पर हमारी गणित की परंपरा रही। अब ये गणित आवश्यक क्यों लगा या इतनी बड़ी परंपरा कैसे लगी, आपको क्या लगता है कि गणित क्यों आवश्यक है इतना? तो हमारे गणित का कुछ कैसा है कि शास्त्र में ऐसा कहा गया है, कोई भी विषय हो वह मंद भी प्रवृत्त नहीं होता है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। शास्त्रकार क्या कहते हैं, कोई प्रयोजन अगर नहीं है तो मंद व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति भी वहां पर प्रवेश करना नहीं चाहेगा। मतलब कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होना चाहिए, तब जाके मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी उस विषय को ग्रहण कर पाएगा, उस विषय में जा पाएगा। तो ये गणित का भी कुछ ना कुछ मुख्य प्रयोजन रहा होगा ना। क्या फिर गणित ही गणित के लिए पढ़ना है? तो नहीं। तो ग्रहों की जानकारी हो या हमारा सूर्य का अंतर कितना है इत्यादि, या ग्रहण इत्यादि कैसे आएंगे, पंचांग निर्माण हो, पंचांग कैसे बनेंगे, मुहूर्त आदि निर्माण कैसे होगा, कौन सा आगे जाके घटनाएं हम विचार कर पाएंगे कि
ये भौगोलिक आर्थिक ये स्थिति कैसे बनेगी, तो इन सारे विषयों की जानकारी हो तो उसके लिए ये गणित ग्रंथ कहे गए हैं। इनके आधार पर इनका उपयोग करते हुए हम इन सारी बातों को जान पाए, इसीलिए ये गणित ग्रंथ का लेखन हो ये हमारे ग्रंथों में किया गया है। तो इस प्रकार से ये इस इतिहास या इस परंपरा से इस विषयों की सिद्धि हुई है। ठीक है, आज तो गणित का क्या महत्व है, अब ये जो गणित ग्रंथ है या गणित शास्त्र है आज की स्थिति में हम इसको कैसे देखेंगे, हमारा एग्जैक्ट एप्लीकेशन क्या होगा इसका। तो यहाँ पर जो कुछ ग्रंथ है, लीलावती हो, बीज गणित हो, मुख्य भारतीय गणित जो है वो 3 विषयों में हमने इसको जाना है। कैसे है, तो लीलावती इत्यादि जो पाटी गणित जिसे कहा गया है, इसको हम अंक गणित कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, अंक गणित। द्वितीय भाग है जिसमें बीज गणित है, जिसको अलजेब्रा इत्यादि नाम से आप आधुनिक भाषा में जानते हैं, वो अलजेब्रा इस नाम से, या बीज गणित जिसका मुख्य नाम भी हमारे भारतीयों ने ही दिया है, वो बाद में अरब कंट्री में जाके वो अलजेब्रा ऐसे आगे जाके हुआ है, उसका भी कोई इतिहास है। और रेखा गणित, रेखाओं के आधार पर, मतलब ज्योमेट्री नाम से जो आप थोड़ा जानते होंगे, वो तृतीय भाग। तो मुख्य गणित को इसे 3 प्रकार में इन्होंने बांटा है और उन विषयों में ग्रंथों का अध्ययन यहाँ पर हुआ है। सबसे पहले अंक गणित पढ़ाया जाता है, साथ साथ में ही हम थोड़ा क्षेत्र गणित जान लेते हैं उसके साथ में, क्योंकि अंक के संबंध ही वो गणित है। और अलजेब्रा यानी बीज गणित थोड़ा बाद में हम पढ़ते हैं। और इन तीनों का संबंध लगाकर हम ग्रहों के संबंध की जानकारी आगे जाके प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम 10वीं 12वीं का इसका विचार करेंगे तो इनमें ये 3 गणित अगर हम अच्छे से जान लेंगे, मतलब ज्योमेट्री, अलजेब्रा और तथा हमारा अंक गणित, इनको अगर ढंग से हम जान लेंगे तो हमारा गणित का जो मुख्य बेस है वो बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है। अब इसमें इनकी जो शैली है, ये अब क्या लगेगा, अरे ये तो हम स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, या कुछ लोग यहाँ पर बड़े भी यहाँ आए हैं, कुछ छोटे बच्चे भी हैं, अरे स्कूलों में भी तो ये पढ़ रहे हैं हम, इसके लिए ये इतना बड़ा कोर्स या कुछ अलग प्रकार का कोई अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है। हाँ, तो इस प्रश्न के लिए थोड़ा चिंतन करते हैं। तो देखिएगा, यद्यपि स्कूल में इसको पढ़ाया जा रहा होगा, परंतु बहुत बार क्या होता है, एक आध विषय हमें बहुत अच्छा लगने लगता है, अरे ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो क्यों अच्छा लगता है, ऐसा अगर किसी को पूछा जाए तो कहते हैं कि नहीं, वो जो गुरुजी है या वो जो भी शिक्षक है, हमारे सर है, वो मैडम है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मतलब क्या हो जाता है कि वो सर अच्छे लगते हैं, वो मैडम अच्छी लगती है, वो प्रभु जी अच्छे लगते हैं, वो दीदी अच्छी लगती है, इसीलिए विषय भी अच्छा लगने लग जाता है। हाँ, तो ऐसे कैसे हो जाता है। हाँ, छोटे बच्चे को ये उत्तर देंगे इस प्रश्न का, ऐसा होता है कि नहीं होता है। हाँ, जैसे ना कुछ लोगों, हाँ, कोई प्रश्न, कोई ये करना चाहता है, हैंड रेज किया किन्होंने। हाँ, बराबर। तो मतलब क्या है, उनकी शैली जो है वो अच्छी लगती है, उनका जो पढ़ाने की पद्धति जो है वो हमें अच्छी लगती है, बराबर है। अगर उनका मेथड सही है, अच्छे से है, तो फिर हमें वो विषय भी अच्छा लगने लगता है। अगर शैली अगर खराब है, मतलब हमें वो नहीं भा रही है, हमें वो ठीक नहीं लग रही है, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो विषय के प्रति रुचि भी हमारी कम हो जाती है। अरे ये तो बहुत बोरिंग है, ये सब्जेक्ट ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से वो होता है। तो यहाँ पर हमारे ग्रंथों में इसी विषयों पर अधिक चिंतन किया है कि हमारी जो शैली है ग्रंथकार की, ग्रंथ जो भी लिखे गए हैं, वो जो शैली से बता रहे हैं, उनका जो मेथड है समझाने का, वो अत्यंत उत्तम है। उसके कारण क्या होता है कि विषय में अपने आप ही हमें रुचि उत्पन्न होती है, इंटरेस्ट निर्माण होता है, और फिर हम विषयों को गंभीरता से जान लेते हैं। तो इसमें इस प्रकार की व्यवस्था हमारे यहाँ आचार्यों ने बनाई है, जो हमने अनुभव किया है कि शैली अगर अच्छी है किसी शिक्षक की तो हमें वो विषय अच्छा लगता है। इसी विषयों को उन्होंने जान लिया है
छात्रों की मानसिकता को जान लिया है और इसीलिए इन ग्रंथों में उस प्रकार की शैली बनाई है। हाँ, तो ये हमारी यहाँ पर विशेषता है विषय की। और प्रमेयों पर हमारे मुख्य बारीकी से समझना है एक एक विषयों को, इसीलिए उसको श्लोक स्वरूप में बनाया है, उसको इंटरेस्ट निर्माण हो इसीलिए रुचि भी निर्माण की है उसमें, और इसके अलावा अन्य ज्ञान भी प्राप्त हो। बहुत बार क्या होता है ना कि हम कुछ पढ़ते हैं लेकिन विषय के साथ साथ संस्कृति भी पढ़ी जाती है। अब यहाँ पर एक उदाहरण है कि अमल कमल राशे स्त्रिंश पंचांश षष्ठैः त्रिनयन हरिसूर्या येन तुर्येण चार्या गुरुपदमथ षड्भिः पूजितं शेषपद्मैः सकल कमल संख्यां क्षिप्रमाख्याहितस्य। तो एक व्यक्ति है, वे निकला है, सुबह सुबह निकला है, अच्छे से फूल कमल के फूल लेके निकले हैं, और उन्होंने क्या किया, त्रिंश मतलब 1/3, जो भी 1/3 है वो कमल लेके निकले हैं, उसका जो 1/3 कमल है उनको उन्होंने शिव जी के मंदिर में अर्पण किया, पूजा किया शिव जी की। फिर आगे जाके क्या हुआ, उन्होंने त्रिंश पंचांश, पंचांश मतलब 1/5 कमलों से हरि की पूजा की है, विष्णु की पूजा की है। फिर आगे ऐसे क्रम से देवी की पूजा की, सूर्य की पूजा की, ऐसे क्रम से उन्होंने अलग अलग भगवान जो है उनकी पूजा की है सुबह। और अंतिम 6 कमलों से उन्होंने क्या किया है, अपने गुरुजी की पूजा की। वो भी आवश्यक है, हमारे गुरुजी की भी हमें पूजा करनी चाहिए, तो उस पर उन्होंने 6 कमलों से गुरुजी की पूजा की है। तो वो कितने कमल लेके निकले हैं, ऐसा प्रश्न है। तो इसमें हमने क्या जाना, गणित तो जानेंगे, फ्रैक्शंस है या उसका समाधान भी आप कर पाएंगे, उसके लिए कोई विशेष कदाचित बात नहीं रहेगी आपके लिए, मतलब ये प्रश्न का समाधान कोई भी कर सकता है। परंतु हमने क्या जाना कि भैया हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, सेवा भाव है, त्याग भाव है, ये भी सिखा रहे हैं गणित के साथ साथ, वो बहुत आवश्यक है। आजकल संस्कृति न जानने के कारण फिर समस्या हो जाती है। जैसे कि बहुत बार हमारी चर्चा ऐसे होती है कि जैसे कि फ्रैक्शन पढ़ाते समय अगर हमने पिज्जा का उदाहरण दिया, हमने केक का उदाहरण दिया और हमारे बर्थडे की पार्टी का उदाहरण दिया, तो उससे क्या हो जाता है, फिर बच्चे को क्या ग्रहण हो जाता है कि भैया जब जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है वहां भगवान के मंदिर में नहीं जाना है, हमें क्या करना है, उस दिन पार्टी बनाना है, हमारे बच्चों को मित्रों को बुलाना है और केक काटना है, और 1/5 मुझे खाना है, 1/4 उसको देना है, न जाने का क्या क्या हम गणित लगाते हैं वहां। मतलब गणित ही पढ़ रहे हैं लेकिन साथ साथ में हमारे घर में संस्कृति भी आती है। तो हमें ग्रहण करना है कि किस संस्कृति का हमें आधार लेना है, किस संस्कृति को हमें बढ़ावा देना है। हमारी संस्कृति कैसी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग खुश रहे, सभी का कल्याण हो, ये हमारी संस्कृति है, ना कि केवल मेरा मेरा ऐसा है। तो इसी के साथ साथ इन ग्रंथों का अध्ययन हमें ये भी सिखाता है कि हमें कैसे जीना है, हमें अच्छा व्यक्ति कैसे बनना है, तो ये भी इसके साथ में हम सीख सकते हैं। अब मुख्य इस ग्रंथ के विषयों में चलते हैं कि इस ग्रंथ में क्या क्या है क्रम से, और हम इस 6 महीने में लगभग पूर्ण ग्रंथ की समाप्ति करने का विचार रख रहे हैं। जैसे कि सभी बड़े लोग हैं, तो अब यहाँ पर इस ग्रंथ में क्या क्या है और इस ग्रंथ में हम क्या पढ़ेंगे, कदाचित जो छोटे बच्चे हैं उनको समस्या हो सकती है। अभी थोड़ा हम ग्रंथ के गहराई में जाएंगे, परंतु आप प्रयास करिएगा सुनने का, ओके। हाँ, अब यहाँ पर है ना, क्रम से इस ग्रंथ में ये अंक गणित का ग्रंथ है, जिसमें हमें लगता है कि अरे अंक गणित मतलब क्या है, अंक तो हम जानते ही है, 1 2 3 4 5 6 जो भी है, तो उसमें क्या गणित करना है, उसमें क्या हो सकता है। सामान्यतः ऐसा लगेगा एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, ज्यादा से ज्यादा क्यूब और क्यूब रूट, तो इतना ही हम अंकों के साथ कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पर एक विशेषता आचार्यों ने यहाँ पर निर्माण की है कि यद्यपि ये अंक गणित है लेकिन अन्य अन्य समीकरण, जिसको इक्वेशन या अल्जेब्रिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस नाम से जो भी हम जानते हैं, उन सारे विषयों को केवल अंक के सहायता से वो समाप्त करते हैं।
मतलब वहां पर कोई भी एक्स इत्यादि कोई भी अननोन व्यक्ति का वहां पर उपयोग बिना किए केवल बुद्धि से यहाँ पर वे क्या करते हैं, अंक गणित के आधार पर प्रश्नों का समाधान करने को सिखाते हैं। उससे क्या होता है, हमारी लॉजिक डेवलप होता है। बहुत बार हम केवल एक्स पर आधारित रहते हैं। हाँ, कुछ प्रश्न है बेटा? सॉरी, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। कोई प्रश्न है आपको? अंकगणित मतलब क्या होता है? अच्छा, अरिथमेटिक, नंबर्स के आधार पर गणित। तो यहाँ पर आचार्य जी ने ऐसा पूर्ण ग्रंथ अंक के आधार पर बनाया है, परंतु केवल उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ा रहे, उसके साथ साथ में इक्वेशंस पढ़ा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम के संबंध में कुछ बात जो हम जानते हैं, पाइथागोरस उस संबंध में बात की है, क्षेत्र गणित किया है, एरिया उसके बारे में विचार किया है। ऐसा क्रम से ग्रंथ में शुरुआत में तो है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी इतनी विशेषता है कि हम लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं। उसमें भी इतनी हम प्रवीणता प्राप्त करेंगे कि बीच में से भी कर सकते हैं। मतलब मान लीजिएगा 5-6 डिजिट का नंबर है। अब जैसे हमारे प्लेसेस कैसे होते हैं, यूनिट प्लेस, फिर 10, 100, ऐसे क्रम से प्लेस होते हैं। मैंने अगर सोचा कि 1000 प्लेस से आरंभ करना है, कुछ इधर के सम करना है, कुछ इधर के नंबर को ऐड करना है, तो एक साथ मैं कहीं पर भी यहां से यहां शिफ्ट हो सकता हूँ, यहां से यहां शिफ्ट हो सकता हूँ, और विद इन अ सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स में हम उसके आंसर प्राप्त कर पाएंगे। और हमारे बच्चे करते भी है, बीएमएस के बहुत सारे बच्चे इसमें प्रवीण हैं, बहुत बहुत वेग से करते हैं ये गणित। तो क्रम से है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, कुछ सेकंड्स में स्क्वायर बताते हैं। कुछ खुद के मेथड्स भी डेवलप किए हमारे बच्चों ने ये गणित पढ़ के, कि खुद ने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऑब्जर्व करके कैसे ढूंढना है, इत्यादि मेथड्स भी कुछ बच्चों ने यहाँ पर हमारे किए हैं 2-3 साल में पढ़कर। तो इस प्रकार से ये आरंभिक प्रकरण हो जाता है। फिर फ्रैक्शन के संदर्भ में भी बहुत अच्छा विचार यहाँ पर रखा गया है। फिर आगे जाके इक्वेशंस मिलते हैं, तो हम 1-2 इक्वेशन को जानते हैं कि वो हम आपको बता दें कैसे वो उनका पूछने का तरीका कैसा है। तो एक है ना, बहुत सुंदर उदाहरण है, कभी सुना भी होगा आपने, फिर भी हम एक बार बताते हैं। कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा है, तो उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर आचार्य जी ने लिया है, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट है प्रॉब्लम, लेकिन वो इतने आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। वहां पर प्रश्न ऐसा है, पार्थ कर्णवधाय मार्गणगणं क्रुद्धो रणे संदधे तस्यार्धेन निवार्य तच्छरगणं मूलैश्चतुर्भिर्हयान् शल्यं षड्भिरथेषुभिस्त्रिभिरपि छत्रन्ध्वजङ्कारमुखं चिच्छेदास्य शिरश्शरेण कथिते यानार्जुनः संदधे। तो अर्जुन निकले हैं क्रुद्ध, एकदम क्रोधित होकर, कर्ण को परास्त करने के लिए, उसका वध करने के लिए निकले हैं। महाभारत का युद्ध है, आपको दिख रहे होंगे कर्ण और अर्जुन। अब ये कैसे निकले हैं, कुछ बाणों को लेके निकले हैं। हाँ, कुछ बाण लेके निकले हैं अपने साथ में। हाँ, और तस्यार्धेन निवार्य तच्छरगणम, वहां से आने वाले जो बाण थे कर्ण की ओर से, तो अपने रक्षण के लिए आधे बाण उन्होंने खर्चा कर दिए, यूज किए उन्होंने आधे बाण अपने स्वरक्षण के लिए। ठीक है, ऐसा होने के बाद मूलम चतुर्भिर्हयान, आगे जाके जो हय, हय मतलब घोड़े। देखिए अलग अलग शब्द भी हमें संस्कृत के इस ग्रंथ के आधार पर जानने को मिलेंगे। हय मतलब घोड़ा, ठीक है, अश्व। तो उन अश्वों को, उसका जो मूल है स्क्वायर रूट, जो भी बाण लेके निकले थे। बेटा कुछ प्रश्न है? हम सुन नहीं पा रहे बेटा, आप म्यूट हो कदाचित। आप म्यूट है बेटा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। दीक्षा बेटा, मेरे ख्याल से ना आपके कुछ गैजेट में इशू है, और हमें ना प्रश्न उत्तर का सेशन रखने वाले हैं। तो वहां हम प्रश्न, वहां पे आप पूछ लेना तेजस प्रभु जी से। तो क्या हुआ कि घोड़ों को उन्होंने ऐसे चतुर्गुणित मूल, मतलब जो भी लेके निकले थे, नंबर ऑफ जो भी बाण थे,
उसका स्क्वायर रूट निकाला और उसको 4 से गुना किया। उतने बाणों से घोड़ों का उन्होंने निवारण किया, मतलब घोड़ों को उन्होंने मारा या जो भी किया, निवारण किया। अब अंत में क्या हुआ, शल्यम षड्भिः, तो इससे महाभारत का रेफरेंस भी समझ में आता है कि उनका सारथ्य कौन कर रहा था, शल्य कर रहा था। तो शल्य को 6 बाणों से उन्होंने निवारण किया। और छत्र, ध्वज और कार्मुक, छत्र उनका ध्वज, कार्मुक यानी धनुष्य, इनको उन्होंने 3 बाणों से तोड़ दिया। और चिच्छेदास्य शिरश्शरेण, अंतिम शर से, अंतिम बाण से उन्होंने क्या किया, वो उनका शिरच्छेद कर दिया, उनको मार दिया कर्ण को। तो कितने बाण लेके वे निकले थे, ऐसा यहाँ पर प्रश्न है। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। लेकिन केवल आचार्य अंक गणित के 5 या 2-4 स्टेप में इस प्रश्न का समाधान करते हैं, और इन प्रश्नों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए कदाचित समय लग सकता है। और आगे जाके ये भी है, बीजगणित का अगर आप अध्ययन करेंगे आगे जाके, तो इसी प्रश्न को बीजगणित के माध्यम से भी कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इवन आज का गणित और इस अंक गणित का संबंध कैसा है, ये सारा अध्ययन विशेष रूप से बाद में किया जा सकता है। आरंभिक स्तर पर तो जहां आचार्य जी कहते हैं उसको समझ लेना चाहिए, और वेग से कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कहीं पर भी हम उसको एप्लीकेशन कर लेना चाहिए। ये हमारा भी पहला उद्देश्य होगा, वो या बच्चों को ये पढ़ने के लिए। परंतु उसका संबंध अगर गणित के स्तर को बढ़ाना है हमें, तो ऐसे बीजगणित का अध्ययन हो, खुद अलजेब्रा आज का जो है उसका संबंध सबका जोड़कर हम इसको विशेष रूप से जान सकते हैं। ये एक उदाहरण है। और एक उदाहरण हम चिंतन करेंगे, एक उदाहरण और एक ऐसे 2 उदाहरणों की चिंतन करके हम क्वेश्चन और आंसर के लिए कुछ चिंतन अभी करेंगे। अब एक उदाहरण ऐसा बहुत सुंदर है, 4 मित्र है और परस्पर उनकी मित्रता होने के कारण रत्नों के व्यापारी है, रत्नों के व्यापारी। तो पहले व्यापारी के पास में 8 माणिक्य रत्न है, ठीक है। दूसरे व्यापारी के पास 10 नीलमणि, नीले कलर के मणि जो है उसके व्यापारी है वो, उनके पास 10 नीलमणि है। तीसरे व्यापारी है, उनके पास 100 मुक्ताफल, मुक्ताफल यानी मौक्तिक, मोती, ये व्यापारी है। और चौथा जो व्यापारी है उनके पास वज्र है, वज्र मतलब डायमंड है, वो 5 है। तो पहले के पास 8 माणिक्य, दूसरे के पास 10 नीलमणि, तीसरे के पास 100 मोती, और चौथे के पास क्या है, 5 वज्र मतलब डायमंड है। संग स्नेह वशाद निज धना दत्वैकमेकं मिथो, क्या हो गया, उनकी मित्रता इतनी गहरी है कि उन्होंने क्या किया, अपने पास के रत्न को अन्य व्यक्ति को एक एक दे दिया। मतलब जिसके पास माणिक्य था उन्होंने अपने 3 मित्रों को एक एक माणिक्य दे दिया। दूसरा था वो नीलमणि वाला, उसने भी एक एक नीलमणि अन्य 3 लोगों को दे दिया। मुक्ताफल वाले ने भी एक एक मुक्ताफल तीनों को दे दिया। और वज्र वाले ने भी ऐसा नहीं, समझो मेरे पास तो डायमंड है मैं क्यों दूं, उसने भी ऐसा नहीं किया, उसने भी एक एक डायमंड सभी को दे दिया। अब सबको एक एक अलग अलग रत्न मिल गए। ऐसा होने के बाद वो तुल्य धन बन गए, इक्वल हो गया उनका जो भी धन है, धन मतलब उनका पैसे हो जो भी, वो इक्वल हो गया। तो उन रत्नों के मूल्य क्या होंगे, इस प्रकार का यहाँ प्रश्न है। और रत्नों के मूल्य क्या होंगे, अब सुनने में तो बहुत कठिन लगता है ये प्रश्न, 4 इक्वेशन 4 अननोन इत्यादि इस प्रकार का इसका स्वरूप है। परंतु थोड़े से चिंतन से, जीसीडी या इस प्रकार का ज्ञान अगर किसी को है बच्चे को अंक गणित का, तो उस अंक गणित के आधार पर थोड़े से लॉजिक से इस प्रश्न का समाधान वो बहुत ही आसानी से और बहुत बिना लिखे भी कर सकता है, इतना ये प्रश्न का समाधान आसान है। तो इस प्रकार का एक यहाँ पर प्रश्न है। और अभी मैं एक आपको छोटा सा प्रश्न करता हूँ कि अगर हमारे पास एक 5x5 का एक क्षेत्र है, ठीक है। मैंने क्या पूछा, 5x5 का एक क्षेत्र है, 5 यूनिट कुछ भी ले लीजिए आप, मीटर ले लीजिए, जो भी आपको आवश्यक मीटर जो भी है यूनिट। तो उसका अगर हम क्षेत्रफल का चिंतन करते हैं तो क्या होगा, उसका एरिया क्या होगा। बड़े लोग भी उत्तर दे सकते हैं इस प्रश्न का। मेरा प्रश्न अगर सभी को ग्रहण हुआ होगा तो 5x5 का एक चतुर्भुज क्षेत्र है, 4 भुजाएं रहने वाला क्षेत्र,
जिसके 5 यूनिट ये उसका, हाँ मंजरी। अच्छा, इसका क्षेत्रफल 25 यूनिट्स होगा। अच्छा अच्छा, ये एक उत्तर आया है। और कोई देना चाहता है इस प्रश्न का उत्तर? बड़े लोगों से मैं अपेक्षा करता हूं। 25 स्क्वायर यूनिट में आएगा मुझे। अच्छा अच्छा जी, और कोई बड़े व्यक्ति जो है उनमें से कोई देना चाहते उत्तर तो अच्छा रहेगा। ठीक है ठीक है, हाँ यहाँ पर 2 उत्तर आए हैं। वो उत्तर हमारे आए हैं 25 यूनिट स्क्वायर जो भी होगा। ये प्रश्न का समाधान जो किया है वो सही है ऐसा हम नहीं कह सकते। आप कहेंगे अरे ये क्या कह रहे गुरुजी, पूर्णतः सही नहीं है। पूर्णतः सही नहीं है। पूर्णतः सही नहीं है इसका तात्पर्य क्या हुआ कि आपने ऐसा मन में पहले ही मन में कर लिया कि ये जो क्षेत्र होगा चतुर्भुज क्षेत्र वह स्क्वायर होगा। ये स्क्वायर होगा, ये आपने मन में कर लिया, इसीलिए आपको लगा कि इसका उत्तर 25 होना चाहिए। 25 होगा, परंतु कब होगा? जब वह स्क्वायर होगा तब होगा। कदाचित अगर उसको रोम्बस किया जाए तो, क्योंकि रोम्बस में भी चारों भुजाएं समान होती है ना। रोम्बस ये जो है उसमें भी चारों भुजाएं समान होती है। चारों भुजाएं समान होने के कारण उसका अगर यहाँ पर अलग डायगोनल ले लिए, अभी यहाँ पर आपने 25 ये जो आंसर दिया है वो दोनों डायगोनल जो है उसके वो इक्वल है। इक्वल डायगोनल और इक्वल क्या भुजाएं मतलब साइड्स, इनका क्षेत्रफल 25 ये सही आंसर है। परंतु जब इक्वल साइड है परंतु डायगोनल अगर कुछ चेंज करेंगे, जैसे इस साइड से हम उसको ऐसा कर देंगे और ये डायगोनल बढ़ा देंगे तो उसका एरिया चेंज होगा, लेकिन उसकी भुजाएं मतलब साइड्स 5-5-5 ही रहेंगी। साइड्स में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, परंतु डायगोनल के परिवर्तन से उनका एरिया चेंज हो जाता है। तो ये हमारे स्कूल में या कहीं पर भी हम प्रमेय अंश को ग्रहण नहीं कर लेते। हमें पता है कि स्क्वायर का एरिया कैसे ढूंढना है, रोम्बस दे दीजिए रोम्बस का एरिया कैसे ढूंढना है। हमारे पास अगर आपको रेक्टेंगल दे दिया तो हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया कैसे ढूंढना है, उसके हमने सारे सूत्र कंठस्थ किए हैं। परंतु एरिया जो है वो किस पर डिपेंड है वो हमने नहीं जाना है। समझ में आ रही बात? यहाँ पर आचार्य जी ये समझाना चाहता है कि भैया जैसे ही मैंने ये प्रश्न किया है कि चतुर्भुजस्य नियतो हि कर्णो कथम कथम ततोस्मिन् नियतम फलम स्यात्। आचार्य जी कहते हैं चतुर्भुज क्षेत्र जब तक कोई डायगोनल दिया जाए या कोई परपेंडिकुलर दिया जाए तब तक वो क्षेत्र ही फिक्स नहीं है, वो बहुत चेंज हो सकता है उस क्षेत्र में। केवल इस साइड से, केवल साइड के ज्ञान से तो हम उसके क्षेत्रफल कैसे बता पाएंगे? तो पहला आपको प्रति प्रश्न होना चाहिए था कि गुरुजी यद्यपि आपने साइड दे दिए उसमें एक तो डायगोनल दे दीजिए या फिर परपेंडिकुलर दे दीजिए, तब जाके हम एरिया बता पाएंगे आपको। मतलब क्षेत्र क्या है वो पहले जानेंगे, फिर क्षेत्रफल के बारे में चिंतन करेंगे। तो आचार्य जी ये समझाना चाहते हैं कि क्षेत्र क्या है, फिगर क्या है। फिगर को पहले समझिए, ट्रायंगल इनइक्वालिटी या जो भी बात है, पहले फिगर क्या है उसको समझाते हैं, क्लोज्ड फिगर, तभी जाके उसका एरिया ढूंढ सकते हैं, इत्यादि सारे विषय वो क्रम से समझाते हैं। तो ये कितनी सूक्ष्मता है कि केवल आपको कुछ प्रश्न दे दिया और प्रश्न का समाधान करना तात्पर्य नहीं है, ये किस पर डिपेंड है, इसका संबंध किससे है, ये जो प्रमेय अंश है इसको हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। कदाचित एरिया आप तो पढ़ने ही वाले हैं, आपको आता ही होगा, परंतु एरिया किस पर डिपेंड है, ये जो हमारी विचार शास्त्र जो है हमारे पास गणित के साथ में, उसको डेवलप करने के लिए ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए, यह आवश्यक लग रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे विषय इस ग्रंथ में क्रम से बताए गए हैं और इसका चिंतन हम इसमें करेंगे। लगभग मेरा जो समय था वो हो गया है, 11:40 हो गए हैं। तो अभी बराबर, अभी किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो उसका चिंतन अभी हम कर सकते हैं। तेजस गुरुजी, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा मैं। हाँ, तो हमारे बीच तेजस गुरुजी आपकी ही एक स्टूडेंट हैं
जो है मंजरी गायकवाड़, और हाँ। वो 8वीं कक्षा की स्टूडेंट है, और इन्हें तेजस गुरु जी ने ही सिखाया है 4थी कक्षा से, और वो लीलावती सीख रही हैं 4थी कक्षा से। तो मैं मंजरी गायकवाड़ से आग्रह करूंगा कि वो इस विषय पर कुछ बोलें कि किस प्रकार। मंजरी, कैन यू हियर मी बेटा? यस प्रभु जी। या तो मंजरी, अगर आप हमें बता सकते हो कि किस प्रकार से लीलावती आपके एकेडमिक्स के लिए सहायक था, एंड हाउ व्हाट ऑल यू हैव लर्नड, हाउ यू आर बेनिफिटेड, तो ये सब चीजें अगर आप हमारे साथ शेयर कर पाओगे तो इट विल बी रियली नाइस। हरे कृष्णा, मैं 8वीं कक्षा में हूँ अभी। तो हमारा लीलावती क्लास हमारा क्लास 4 से चालू हुआ था। तो इस लीलावती कक्षा में हमें बहुत कुछ कुछ सीखने को मिला, जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन को हम राइट साइड और लेफ्ट साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के 5 मेथड्स हमने सीखे हैं, और ये सब अंक गणित में ही आता है जैसे गुरुजी ने समझाया था। और हमने क्लास 5 या 6 में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का भी अध्ययन किया। तो ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जो है वो नॉर्मल मैथमेटिक्स में हमें 8th स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है। तो ये हम 5th या 6th स्टैंडर्ड में ही सीख गए थे, जिसके कारण हमें 8th में बहुत सहायता हुई। और अभी भी जो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट हम सॉल्व करते हैं तो बहुत बार हम लोग लीलावती के मेथड से ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि इससे बहुत फास्ट होता है और इजी भी है वो समझने को। और फ्रैक्शंस मुझे मैथमेटिक्स में बिल्कुल नहीं पसंद है, मतलब नॉर्मल मैथमेटिक्स में। पर लीलावती में मुझे फ्रैक्शंस में इंटरेस्ट आया, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं जो समझने को भी बहुत कठिन होते हैं, लेकिन उनका सल्यूशन आचार्य ने इतने सरल से बताया है कि हम मतलब थोड़े बिना लिखे भी, जैसे गुरुजी ने बताया, बिना लिखे भी हम सॉल्व कर पाते हैं। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम्स तेजस गुरुजी ने हमें खुद बनाने को भी कहा था। जैसे कि एक प्रॉब्लम है कि एक पेड़ पर 1270 पत्ते थे, जिस पर उसके 1/5 फूल उगे हैं। उन फूलों का 2/3 मंदिर में भगवान को अर्पण किए, जिसके 3/5 भगवान के हार में लगाए। अगले दिन उन फूलों में से 2/5 निर्माल्य के रूप से नदी में डाल दिए गए। उनमें से 5/8 फूल मूला नदी में डाले गए। अगर हर फूल को 5 पंखुड़ियां होंगे तो बताओ कितने पंखुड़ियां मूला नदी में गई। तो इस प्रकार हम खुद भी प्रॉब्लम्स बनाते थे, जिनका सल्यूशन आचार्य ने बहुत आसान तरीके से बताया है। और इसके आगे भी हमने 8th में थोड़ा सा पढ़ा है, जैसे कि इक्वेशंस, फिर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वगैरह, ऐसे बहुत कुछ कुछ पढ़ा है जो कि हमें नॉर्मल मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ाया जाता, पर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे कि अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के एडिशन का स्क्वायर बताना हो तो कैसे निकालेंगे, ऐसे सब स्पेसिफिक प्रॉब्लम वाइज हमें सल्यूशन सिखाए जाते हैं, जो कि हम एग्जाम में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए लीलावती बहुत यूज़फुल है हमारे लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मंजरी। मंजरी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये जो प्रश्न अभी आपने जिसका एग्जांपल अभी दिया, ये प्रश्न आपने खुद बनाया था? यस प्रभु जी। ओह, इट इज अ कमेंडेबल जॉब। एक्चुअली ये जो प्रश्न अभी आपने सुना कि कितनी पंथुड़ियां बच गई, वो जो हमने मूला नदी में गई, वो प्रश्न इस बच्ची ने खुद लीलावती सीखने के बाद बनाया। सो इट इज रियली कमेंडेबल। तो थैंक यू सो मच मंजरी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। मैं कुछ बोलना चाहूँगा हाँ हाँ प्लीज। सब ऑडियंस के लिए कि पिछले 4-5 साल से लीलावती गणित विषय ये भक्तिवेदांत मॉडल स्कूल में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि आपने एक स्टूडेंट का फीडबैक सुना, से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत अच्छा लगा। एक गणित के प्रति प्यार उत्पन्न होता है, और सबसे महत्वपूर्ण ये हमारे भारतीय परंपरा में है। हमारे पूर्वजों ने इस गणित को बहुत ही अच्छी तरह से लिख के रखा है। जो भास्कराचार्य थे, उनकी डॉटर लीलावती थी, तो उनके नाम से उन्होंने किया कि छोटी बच्ची भी एकदम आनंदी वातावरण में गणित को पढ़े। नहीं तो होता क्या है कि गणित बोले तो बच्चों के मन में एक डर पैदा होता है मैथ्स के लिए,
लेकिन इस ग्रंथ में इतने सहजता से उसको सिखाया है कि खेलते खेलते ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं और बच्चे अलग अलग डिफिकल्ट कंसेप्ट सीख लेते हैं। तो ये जो हमारे पूर्वजों की दी हुई परंपरा है, ये शास्त्र जो ग्रंथ है, इसको हमें आगे बढ़ाना है, अगले पीढ़ी को देना है। हमारा स्कूल का उद्देश्य यही है और एक कोर्स के पीछे का उद्देश्य भी वही है कि हमारे पास एक तेजस गुरु जी है, लेकिन ऐसे हमारे पास और 10-15 टीचर्स बने और कुछ साल बाद और 10-15 सीखे। लेकिन जितने टीचर्स बढ़ेंगे उतना इस विषय को हम आगे भारत में प्रसार कर सकते हैं। सिर्फ बीएमएस के लिए मर्यादित नहीं है, तो पूरे सोसाइटी को मदद होगी इससे। इस उद्देश्य से बीएमएस कोर्स को कंडक्ट करा है और उसी उद्देश्य से तेजस गुरु जी भी आगे आ रहे हैं। तेजस गुरु जी के बाद वैसे देखा तो बहुत अलग अलग तरीके के सेवा उनके पास है। चेन्नई का गुरुकुल है, आईआईटी बॉम्बे का प्रोजेक्ट उनके पास है, यहाँ पे वो गणित पढ़ाते हैं। तो अपने व्यस्त समय से वो समय निकाल रहे हैं ताकि हम कुछ लोगों को टीचर करके ट्रेनिंग दे सके, क्योंकि कुछ साल बाद और तेजस गुरु जी भी खुद भी इतने बिजी हो जाएंगे, फिर ये ऐसा कोर्स करने के लिए शायद उनके पास समय ना हो। हम दोनों ने विचार विनिमय करके सोचा कि ऐसा कोर्स अगर लॉन्च किए तो फिर सबको फायदा हो सकता है। जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको लीलावती गणित सीखने को मिलेगा, आगे जाके वो टीचर बनेंगे तो बच्चों को सिखा सकते हैं, अपने खुद के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आजू बाजू के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। भक्तिवंत मॉडल स्कूल जो अपना स्कूल है उसमें भी लीलावती गणित ऑफिशियली हम पढ़ाते हैं, तो उसके लिए भी हमें टीचर की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पे भी किसी को अपॉर्चुनिटी चाहिए और है तो अपने बीएमएस में भी वो पढ़ा सकते हैं लीलावती गणित। अ, भारत में इतने सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे कुछ पता भी नहीं है, तो वहाँ पे भी वो पढ़ा सकते हैं। और आगे किसी को एडवांस्ड स्टडीज करना है तो उसके लिए तेजस गुरु जी खुद करे, उनके गाइडेंस के नीचे वो करंट मैथमेटिक्स एंड अपना वैदिक लीलावती गणित का मैथमेटिक्स दोनों को कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, सिंथेसिस, एनालिसिस करके आगे के प्रोजेक्ट्स भी वो कर सकते हैं। तो स्कोप बहुत बड़ा है। आप यहाँ पे अभी 10-20 ही लोग हैं, लेकिन एक्चुअली अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने कम्युनिटी में आप इसके बारे में बोल सकते हैं। और जैसे ही 10 लोग रजिस्टर हो जाएंगे, एक कोर्स स्टार्ट हो जाएगा और अगले 6 महीना एक कोर्स चलेगा जिसमें गुरुजी एक कोर्स को पूर्ण करेंगे। उसके बाद एग्जाम होके उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि वो ऑथोराइज टीचर्स बने लीलावती गणित के लिए एनीवेयर इन द ये वर्ल्ड। हर संडे चलने वाला कोर्स यही है क्या गुरुजी, जो अभी चल रहा है? सॉरी, किस प्रश्न किया आपने? एक मिनट, ये प्रभु जी को कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप प्रश्न करिएगा। तो लगभग मैं कंप्लीट कर ही रहा था कि ये हमारा उद्देश्य ऐसा है कि लीलावती गणित को हमें आगे बढ़ाना है। ये हमारे पूर्वजों ने लिखा हुआ पुस्तक है, इसके कंसेप्ट एकदम अच्छी तरह से है और सब लोग साथ में जुड़े तो हम ज़्यादा लीलावती गणित को सीख के आगे लेके जा सकते हैं। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में यहाँ वहाँ भी बोल देना ताकि हम ज़्यादा लोगों को ये सिखा पाए। बस, धन्यवाद।